नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। कैसे हो दोस्तों। दोस्तों अपन अंकेक्षण टॉपिक कर रहे थे और अंकेक्षण टॉपिक में अपना अंतिम टॉपिक क्या चल रहा था वो आप सबको पता है। अंकेक्षण रिपोर्ट चल रहा था। लेकिन दोस्तों अंकेक्षण रिपोर्ट को, ऑडिट रिपोर्ट को अपन नहीं करके मैं पहले आपको एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूँ आज। क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें इसमें 2011 के प्रीवियस ईयर जूनियर अकाउंटेंट का पेपर 2011 का, जिसमें आरपीएससी द्वारा लिया जाता था, उस पेपर के 25 क्वेश्चन आपके सामने सोल्व कराऊंगा। दोस्तों आप ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से पहले दोस्तों अपन ने लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ऑडिट का। एक टॉपिक बचा है, एक टॉपिक की भी अपनी 2 से 3 क्लास बची है, बाकी अपना कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ऑडिट का जो अपना टॉपिक है वो सब टॉपिक पहले आप याद करें। याद करने के बाद अगर आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे तो दोस्तों आपको बेनिफिट होगा। नोट्स को अच्छे से याद कर लें, जो अपन ने मैंने पढ़ाया है उस नोट्स को आप अच्छे से याद कर लें, एक एक पॉइंट को रट लें, कंठस्थ कर लें, ताकि आपको उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं आए। और दूसरा, आपको क्वेश्चन पेपर करोगे, याद करने के बाद क्वेश्चन पेपर हल करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। याद करने से पहले अगर आप क्वेश्चन पेपर हल करोगे तो मैं तो ये मानता हूं कि केवल टाइम वेस्ट होगा। आप ऑडिट के पहले नोट्स को, थ्योरी को पढ़िए, याद कीजिए अपने दोस्तों। मुश्किल से अगर रजिस्टर के पेज लगाऊं मैं तो मुश्किल से मेरे हिसाब से 30 से 40 पेज का मैटर होगा। 30-40 पेज के अंदर अपनी ऑडिट है। उन 30-40 पेज को सबसे पहले क्या करिए, 2 से 3 पेज प्रतिदिन पढ़िए, कंठस्थ कीजिए। 2 से 3 पेज प्रतिदिन कंठस्थ करोगे तो दोस्तों 30 से 35 पेज अपने टोटल बनते हैं मेरे हिसाब से। तो उन 30-35 पेज को पढ़ने में आपको 10 दिन लगेंगे। और आप अगर कोई रेगुलर पढ़ता आ रहा है तो कब क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ये जो मैं क्वेश्चन की सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ ये सोल्व कीजिए, तो आपको आत्मविश्वास भी देगी, आपकी तैयारी का आपको अनुभव भी कराएगी कि आपने जो मैटर याद किया था वो याद है या नहीं है, ये भी आपको पता लगेगा। और आपको दोस्तों एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये भी पता लगेगा। तो दोस्तों इसमें 2011 के 25 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, पहली क्लास है ये क्वेश्चंस की, अंकेक्षण से संबंधित प्रश्न की। अब दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, अपन एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर अपन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अंकेक्षण का मुख्य पहला प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि अंकेक्षण कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंकेक्षण कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि अंकेक्षण कार्य का मुख्य उद्देश्य वित्तीय विवरणों पर तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य आपसे पूछे, मुख्य उद्देश्य राय प्रकट करना है, राय प्रकट करना है वित्तीय विवरणों पर। तो अब दोस्तों अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो दोस्तों पहला दे रखा है कपट और अशुद्धियों को रोकना। दोस्तों ये सहायक उद्देश्य है। सहायक उद्देश्य में याद रखना है कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं दे करके एग्जाम में आपसे पूछे कि अंकेक्षण का उद्देश्य है, और तो दोस्तों ये सहायक उद्देश्य के अंदर आता है कपट और अशुद्धि को रोकना, कपट और अशुद्धियों का पता लगाना, ये भी सहायक उद्देश्य है, ये भी सहायक उद्देश्य। दोनों निर्धारित करना कि वित्तीय विवरण संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति व क्रियाकलापों के उचित प्रतिनिधित्व करते हैं, भावी योजनाओं के बारे में सहायता करना, ये भी क्या हो गया, सहायक उद्देश्य होगा। सलाह देना अंकेक्षकों को, दोस्तों प्रबंधकों को सलाह देना भी क्या हो गया, सहायक उद्देश्य हो गया। तो दोस्तों तीसरा उत्तर अपना इसमें बिल्कुल सही होगा।
अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्धारित करना वित्तीय विवरण सही स्थिति प्रकट कर रहे हैं या नहीं। उचित, सही और उचित स्थिति प्रकट करने नहीं। वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना मुख्य उद्देश्य होता है। और राय में क्या प्रकट कर रहा है, करता है कि सही व उचित स्थिति प्रकट कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों अपना अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य अपन ने पढ़ा। अब दूसरा है परीक्षण जांच। दोस्तों ये परीक्षण जांच क्या है? ये दोस्तों टेस्ट चेकिंग है। टेस्ट चेकिंग बोलते हैं इंग्लिश में परीक्षण जांच। ये अपन पढ़ के आए थे। टेस्ट चेकिंग यानी सैंपल चेकिंग। दोस्तों सैंपल चेकिंग, मान लीजिए आपने को 100 ट्रांजेक्शन चेक करनी थी, अपन ने उसमें से उठा के पहली ट्रांजेक्शन चेक कर ली, 10वीं ट्रांजेक्शन चेक कर ली, 18वीं ट्रांजेक्शन चेक कर ली, फिर 20वीं लेन देन चेक कर लिया, फिर 25वां कर लिया, फिर इस प्रकार से अपन 100 में से मान लीजिए 20 लेन देन चेक कर लिए, 20 ट्रांजेक्शन चेक कर ली। तो ये हो गया सैंपल टेस्टिंग, टेस्ट चेकिंग। ये अपन ने अच्छे से समझ के आगे बढ़े थे अपन। तो परीक्षण जांच कम करती है, क्या कम करती है? अब अपन एक एक ऑप्शन देखते हैं। अंकेक्षक की शक्तियों को परीक्षण जांच कम करती है। अंकेक्षण की शक्तियों को ऐसा कुछ नहीं है। सैंपल टेस्टिंग से अंकेक्षण की शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। अंकेक्षण के खर्चे को, बिल्कुल सही है। अंकेक्षण का वैसे खर्चा तो कम होगा दोस्तों। सैंपल टेस्टिंग में समय की बचत होगी तो खर्चा भी कम होगा। अंकेक्षक के कार्य को, बिल्कुल सही। अंकेक्षक को कार्य को, एक तो 100 की 100 पूरी ट्रांजैक्शन लेन देन को चेक करेगा तो अधिक समय लगेगा, तो अंकेक्षक का कार्य बढ़ जाएगा। और सैंपल टेस्टिंग में अंकेक्षण का कार्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दोस्तों सैंपल टेस्टिंग क्या करती है? अंकेक्षक के काम को कम करता है, कार्यों को कम करता है, और दोस्तों उसके दायित्व को कम नहीं करता है। ये लाइन अपन ने स्पष्ट शब्दों में लिखी थी। एप्रोप्रिएट आंसर इसमें सी होगा। अंकेक्षक के दायित्व को कम कैसे करेगा? दायित्व तो जितना है उतना ही होगा, चाहे वो पूरा एक एक डिटेल को चेक करे, चाहे सैंपल टेस्टिंग करे। तो दोस्तों अंकेक्षण के कार्यों, अब आप हमेशा याद रखना, परीक्षण जांच बोले या टेस्ट चेकिंग बोले कि परीक्षण जांच अंकेक्षण के कार्य को तो कम करता है और अंकेक्षक के दायित्व को कम नहीं करता है। ये होता है परीक्षण जांच की मुख्य लाइन है। दोस्तों जो ये अपन क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। एक पेपर में अगर 25 क्वेश्चन है, तीनों पेपरों में अपने 75 क्वेश्चन हो गए, तो दोस्तों 75 में से 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन तो दोस्तों इस 75 क्वेश्चन में से यों के यों मिल जाएंगे। ये मैं आपसे विश्वास कर रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं। इन क्वेश्चंस पर आधारित इन्हीं के ऑप्शन में से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, यानी कि इनको आपको डिटेल में तैयार करना है। दोस्तों आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, दोस्तों आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों संचालक करते हैं। तो दोस्तों प्रतिवेदन भी आंतरिक अंकेक्षक किसको प्रस्तुत करेगा? संचालकों को, और संचालकों को करेगा। अब ऑप्शन देखना, आंतरिक अंकेक्षण प्रस्तुत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है सरकार को नहीं, लेनदारों को नहीं। आंतरिक अंकेक्षण से, इंटरनल ऑडिट से लेनदारों को क्या लेना देना? अंशधारियों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन निदेशक मंडल द्वारा नियुक्ति होती है, तो प्रतिवेदन भी संचालकों को दिया जाएगा। ये अपना क्वेश्चन संख्या 3 हुआ। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 4, आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति होती है। आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों अभी अपन ने देखा था कि आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल करते हैं, और आंतरिक अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट भी किसको देता है? संचालकों को देता है। तो दोस्तों इसमें
आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? संचालक मंडल करता है। और संचालक मंडल करता है तो दोस्तों आंतरिक अंकेक्षक रिपोर्ट को किसको देगा? आंतरिक अंकेक्षक संचालकों को देगा। तो दोस्तों आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति होती है, ये क्वेश्चन है, अंकेक्षक के संचालक मंडल द्वारा। बिल्कुल सही है, लेकिन अपन चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। कंपनी के अंशधारियों द्वारा नहीं, आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के अंशधारियों द्वारा नहीं होती है। दोस्तों पूर्ण अंकेक्षण, फाइनल अंकेक्षण या कहूं वार्षिक अंकेक्षण में संचालकों की नियुक्ति अंशधारियों द्वारा होती है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा नहीं, कंपनी सचिव द्वारा नहीं, तो कंपनी के संचालक मंडल द्वारा आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति होती है। संपत्तियों के सत्यापन के संबंध में, संपत्तियों के सत्यापन के संबंध में अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह संपत्तियों के सत्यापन करने के लिए वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स करने पर अंकेक्षक का क्या दायित्व है? सुनिश्चित करे कि संपत्तियां वास्तव में प्राप्त कर ली गई है। बिल्कुल ये भी है। सुनिश्चित करे कि उन्हें चिट्ठे में स्पष्ट रूप से दिखा दिया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। वेरिफिकेशन में ये भी करेगा। स्वयं को आश्वस्त करेगा उसका सही मूल्यांकन हुआ, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी का तो ऑप्शन है नहीं, और तीनों ऑप्शन ये भी सही है। तो चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, संपत्तियों के अस्तित्व। दोस्तों अस्तित्व वास्तव में है या नहीं है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे शामिल कर लिया। स्वामित्व, स्वामित्व यानी स्पष्ट रूप से चिट्ठे में दिखाएंगे स्वामित्व होगा। तो तीसरा मूल्यांकन। तो ये तीनों ऑप्शन इस चौथे ऑप्शन में शामिल है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। प्रमाणन में अंकेक्षक सत्यापित करता है। प्रमाणन होता है दोस्तों वाउचिंग। प्रमाणन क्या होता है दोस्तों? प्रमाणन होता है वाउचिंग। प्रमाणन में अंकेक्षक, वाउचिंग में अंकेक्षण क्या करता है दोस्तों? बिलों से क्या करता है? लेन देन की मिलान करता है कि वास्तव में बिल से संबंधित लेन देन हुआ है या नहीं। प्रमाण को वाउचरों, रसीदों से मिलान करता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं, प्रमाणन में अंकेक्षक सत्यापित करता है लेन देनों का अधिकार। बिल्कुल सही है, ये पर सत्यापित करता है अधिकार है यानी लेन देनों की प्रमाणिकता। बिल्कुल सही है, प्रमाणिकता। सत्यापन वेरिफिकेशन में क्या होता है? प्रमाणिकता ही चेक होती है। लेन देनों का अधिकार और प्रमाणिकता दोनों चेक करता है। दोस्तों वाउचिंग में अधिकार और प्रमाणिकता दोनों चेक होती है। चालू अंकेक्षक से तात्पर्य है, चालू अंकेक्षण क्या होता है दोस्तों? करंट अंकेक्षण, करंट अंकेक्षण ये वर्ष भर चलता रहता है, वर्ष के प्रारंभ से लेकर के वर्ष भर चलता रहता है, उसको चालू अंकेक्षण कहते हैं। ये कार्य कहाँ से प्रारंभ होता है? लेन देन के प्रारंभ, लेन देन के रिकॉर्ड होने के बाद, या फिर लेजर में। या तो चालू अंकेक्षण कब प्रारंभ होता है? लेन देन रिकॉर्ड होते ही प्रारंभ हो जाता है, या फिर लेजर में, रिकॉर्ड होते ही, या फिर लेजर में रिकॉर्ड होते ही चालू अंकेक्षण प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों इसमें अब अपन पढ़ेंगे चालू अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है। अंतिम खाते तैयार होने के बाद अंकेक्षण। तो दोस्तों नहीं, चालू अंकेक्षण अंतिम खाते तैयार होने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। अंतिम खाते तैयार होने से पूर्व अंकेक्षण बिल्कुल सही है, अंतिम खाते तैयार होने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। खाता बही में खतौनी करने के बाद अंकेक्षण। दोस्तों प्रारंभ तो खाता बही में खतौनी करने के बाद होता है, लेकिन इसका समापन वित्तीय विवरणों के समाप्त होने तक रहता है, तलपट बनाने के बाद। ये भी बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों अब अपने को दो ऑप्शन में से एप्रोप्रिएट आंसर चुनना होगा। तो दोस्तों अंतिम खाते तैयार होने से पूर्व, खाता बही में खतौनी के बाद अगर हो रहा है तो वो अंतिम खाते तैयार होने से पूर्व ही प्रारंभ हो रहा है। तो दोस्तों ये अपना बी ऑप्शन इसमें सही होगा। दोस्तों शानदार स्तर का पेपर पूछा गया है, इसलिए मैं सबसे पहले यही पेपर सोल्व करा रहा हूं। स्तरीय पेपर है, क्वेश्चनों का स्तर अच्छा है, और यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मदद मिलेगी आपको एग्जाम में। आंतरिक
निरीक्षण के अंतर्गत जांच कार्य। दोस्तों आंतरिक निरीक्षण तो संस्था के कर्मचारी निरीक्षण शब्द यूज कर रहा है, आंतरिक अंकेक्षण शब्द भी यूज नहीं कर रहा। आंतरिक निरीक्षण का कार्य संस्था के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। एक दूसरे के कार्य को इसमें चेक किया जाता है, ये इसके कार्य को चेक करेगा, ये इसके कार्य को, ये इसके कार्य को, इस प्रकार से इसमें चेकिंग की जाती है। तो आंतरिक निरीक्षण संस्था के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए दोस्तों, लॉचपूर्ण होना चाहिए, यानी कि आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। इसमें वैसे स्थायी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्थायी हो। अंकेक्षण कार्यक्रम परिस्थिति अनुसार होना चाहिए। तो दो ऑप्शन सही हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, दोनों ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों इसमें इसको पर्सन को क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, स्टार लगा हुआ है, इसकी आंसर की में स्टार लगा हुआ है क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं। दोस्तों ये नैतिक जांच क्या होती है, नैतिक जांच क्या होती है, रूटीन चेकिंग बोलते हैं इसको, रूटीन चेकिंग बोलते हैं इसको। दोस्तों क्या बोलते हैं, रूटीन चेकिंग बोलते हैं। रूटीन चेकिंग में क्या होता है दोस्तों, खाता बही बैलेंस आगे ले जाया गया, पेज फुल हो गया, एक खाते से अगले वर्ष बैलेंस ले जाया गया तो सही राशि से गया या नहीं गया, ये चेक करते हैं। तो राशि के संबंध में करते हैं, तो गणितीय शुद्धताओं का, अशुद्धियों का पता लगाता है रूटीन चेकिंग। दोस्तों अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी क्या माना गया, दोस्तों ये फैक्ट है, याद रखने योग्य है। अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है। प्रमाणन, प्रमाणन क्या है, वाउचिंग, वाउचिंग क्या है दोस्तों, अंकेक्षण की क्या है, रीढ़ की हड्डी है, वाउचिंग प्रमाणन। तो प्रमाणन ऑप्शन ये है। अनुसंधान अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी नहीं है, अंकेक्षण में अनुसंधान नहीं होता है, केवल लेखे किए हुए लेखों की जांच पड़ताल होती है। आंतरिक नियंत्रण अंकेक्षण में, आंतरिक नियंत्रण अंकेक्षक का कार्य नहीं है, ये कंपनी का कार्य है। तो रीढ़ की हड्डी कैसे हो सकती है। सत्यापन और प्रमाणन में से दोस्तों वाउचिंग अंकेक्षण कार्य की हमेशा रीढ़ की हड्डी माना जाता है। गलत दायित्व को चिट्ठे में लिखने का परिणाम क्या होगा, दोस्तों दायित्व नहीं था और इधर कोई दायित्व दिखाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये बात रट लें, गुप्त संचय बन जाता है। गुप्त संचय का निर्माण होता है, यानी कि गुप्त रूप से संस्था के पास रिजर्व इकट्ठे हो जाते हैं, पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो गुप्त संचय का निर्माण होता है। दोस्तों ये सब बातें मैं आपको समझा चुका हूं क्लासों में। अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान हो दोस्तों, जहां भी अंकेक्षक को कुत्ते की संज्ञा दी जाए, शिकारी वाले करने वाले कुत्ते के समान नहीं है। यह कथन किस मुकदमे के संबंध में है, तो आप याद रखना कुत्ता कहां पे बंधा हुआ है दोस्तों, मिल के गेट पर बंधा हुआ है। कौन सी मिल, किंगस्टन कॉटन मिल के गेट पर क्या बंधा हुआ है, कुत्ता। तो दोस्तों जहां भी आपसे पूछे अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं है, यह कथन किस मुकदमे के अंतर्गत दिया गया है। इसमें से किंगस्टन कॉटन मिल केस और दोस्तों लंदन एंड जर्नल बैंक केस और दोस्तों आर्मिटेज केस, लंदन ऑयल स्टोरेज केस, तो इनमें से किंगस्टन कोटल मीन केस आएगा। रखवाली करने वाले कुत्ते के समान अंकेक्षक को किंगस्टन कोटल मील केस में बताया गया। इसको याद रखने के लिए आप रख सकते हैं कि कुत्ता कहां पे बंधा हुआ है दोस्तों, मील के गेट पर बंधा हुआ है। किंगस्टन कोटन मील के गेट पर क्या बंधा हुआ है, मील के गेट पर कुत्ता बंधा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ये किंगस्टन कोटल मील और जर्नल एंड लंदन एंड जर्नल बैंक केस, इन दोनों केस को मैंने आपको लिखा रखा है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन 100% वहां पे मिलेगा, लंदन एंड जर्नल बैंक केस से और किंगस्टन कॉटन मिल केस से, दोनों से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ऐसी व्यवस्था को जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का लेखा कार्य अन्य सदस्यों द्वारा जांचा जाता है। तो दोस्तों एक व्यक्ति का कार्य
दूसरा व्यक्ति जांचता है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो दोस्तों ये आंतरिक जांच हुई, क्या होगी? आंतरिक जांच होगी, नमूना जांच भी नहीं है, ये अंकेक्षक करता है। बाह्य अंकेक्षण भी नहीं हुआ इसमें, एक व्यक्ति का कार्य को दूसरे व्यक्ति नहीं जांचता है। आंतरिक अंकेक्षण भी नहीं हुआ इसमें, आंतरिक कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य को बाहर से अंकेक्षक जो आता है वो जांचता है। तो आंतरिक जांच ये ऑप्शन होगा, और आंतरिक जांच ऑप्शन होगा। ये मैंने अभी ऊपर समझाया भी है। आंतरिक जांच देखना, 1 मिनट, ये देखो, ये क्वेश्चन आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत मैंने बताया था। आंतरिक जांच या आंतरिक निरीक्षण एक ही बात है। इसके अंदर एक कर्मचारी के कार्य को दूसरे कर्मचारी द्वारा चेक किया जाता है। अब दोस्तों अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है, अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है इंटरिम ऑडिट। दोस्तों ये 2 भिन्न लेखा वर्षों में किए गए अंकेक्षण को नहीं, अंतरिम अंकेक्षण क्या कहलाता है, इंटरिम ऑडिट क्या कहलाती है? वर्ष के बीच में किसी भी एक पीरियड की अंकेक्षण किया जाता है। जैसे इस यहाँ से 8वें महीने से लेकर 11वें महीने की ऑडिट करना, तो ये अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है। अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जांच करवाना, ये अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है। तो दोस्तों ये कैसा होता है? ये दोस्तों वैधानिक अंकेक्षण व आंतरिक अंकेक्षण के आंतरिक अंकेक्षण होता है। आंतरिक अंकेक्षण कैसा होता है दोस्तों? आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है? संस्था स्वयं करवाती है। और इंटरिम ऑडिट होती है वो सीए करता है, बाहर से आकर के, बाहर से आकर के सीए करता है। तो इंटरिम ऑडिट होती है वो वर्ष भर चलती रहती है। और लेकिन जो ये अंतरिम ऑडिट है, अंतरिम ऑडिट है, ये वर्ष भर नहीं चलती है, किसी विशेष पीरियड के लिए होती है। तो दोस्तों अभी इसमें दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 2 वित्तीय वर्षों के लिए अंकेक्षण नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये लेखा अवधि में 2 वार्षिक अंकेक्षणों के बीच में किया गया अंकेक्षण को कहते हैं। उसी लेखा अवधि में 2 वार्षिक, दोस्तों 2 वार्षिक अंकेक्षणों के मध्य में किया गया, उसी अवधि में किया गया अंकेक्षण, ये भी कुछ हो सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो उसी लेखा अवधि में एक वैधानिक अंकेक्षण, एक आंतरिक अंकेक्षण के बीच में किए गए अंकेक्षण को कहते हैं, बिल्कुल सही है। आंतरिक अंकेक्षण चलता रहता है रेगुलर, और वार्षिक अंकेक्षण होता है उसके बीच में कभी भी अंकेक्षण कार्य किया जाता है, इसको आंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। ऑप्शन संख्या 3 आरपीएससी ने भी उत्तर ऑप्शन संख्या 3 माना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत डिफिकल्ट और लेवल के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के आधार पे आप वहां पे आंसर देना, आप याद कर लो इन क्वेश्चंस को, तो रट लो, ये मान के चलो यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मदद मिलेगी। एक सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षक के बजाय अन्य अंकेक्षक की, अब ये क्वेश्चन में सस्पेंस है, सस्पेंस तो नहीं है इसमें, तो विशेष प्रस्ताव आना चाहिए, आवश्यक है, लेकिन विशेष सूचना आवश्यक है, उत्तर माना है कि इस क्वेश्चन को अपन छोड़ देते हैं, इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों उत्तर बोर्ड ने गलत माना, बाद में कोर्ट में गया तो डिलीट हो गया, ये इसका उत्तर डिलीट हो गया ये पर्सन ही, तो इसको अपन ज्यादा वो लेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन सही नहीं बनाए इन्होंने। कंपनी अधिनियम 1956 में, दोस्तों अपने को 56 नहीं पढ़ना, अब तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पढ़ा है अपन ने जो कुछ पढ़ा है, लेकिन कंपनी अंकेक्षक के अधिकार और शक्तियां 56 में भी वही थे और 13 में भी वही है। तो अपन ये क्वेश्चन देखते हैं, एक अंकेक्षक के अधिकारों व शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लेखा पुस्तकों को देखने का अधिकार अंकेक्षक का बिल्कुल होता है, सही बात है, ये लेखा पुस्तकों को देखने का अंकेक्षक का अधिकार होता है। दूसरा, साधारण सभा में वक्तव्य देने का, बोलने का अधिकार बिल्कुल सही होता है। साधारण सभा की सूचना प्राप्त करने उपस्थित होने का भी अधिकार होता है, लेकिन दोस्तों साधारण सभा बुलाने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, ना कि अंकेक्षक का होता है। तो ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर होगा। यदि एक अंकेक्षक अपने कर्तव्य के निष्पादन में कुछ अनुचित करता है, कर्तव्य निष्पादन में अनुचित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को वित्तीय क्या होती है, हानि होती है, उसे दोषी ठहराया जाएगा कर्तव्य भंग का। उसने दोस्तों कर्तव्य निष्पादन में, कर्तव्य के निष्पादन में अनुचित कार्य किया है, तो कर्तव्य भंग के लिए दोषी ठहराया जाएगा। निम्नलिखित में से दीवानी दायित्व
से संबंधित है। निम्नलिखित में से दीवानी दायित्व किससे संबंधित है? तो दोस्तों दीवानी दायित्व कर्तव्य भंग से संबंधित भी हो सकता है, इसमें जुर्माना लगाया जाता है केवल, और लापरवाही के लिए दायित्व भी हो सकता है। तो या तो कर्तव्य भंग होगा तो लापरवाही नहीं होगी, और लापरवाही होगी तो कर्तव्य भंग नहीं होगा। तो केवल एक या दो हो सकता है इसमें से। अंकेक्षण द्वारा कार्य के बीच में दी जाने वाली रिपोर्ट कहलाती है। दोस्तों कार्य के बीच में रिपोर्ट देता है तो वो अंतरिम रिपोर्ट। ये दोस्तों पढ़ना बाकी है अपना, अपनी लास्ट टॉपिक के अंदर है ये, रिपोर्ट्स के प्रकार के अंदर अब अंतिम टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों वर्ष के बीच में दे रहा है दोस्तों, देखना अंकेक्षण द्वारा कार्य के बीच में दे रहा है तो दोस्तों अंतरिम रिपोर्ट होगी। ऑडिटिंग की अगर आप शब्दावली पकड़ लेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये यहां तक तो अपने की पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है अपना, ये 2011 का पेपर है। अंकेक्षण रिपोर्ट हस्ताक्षरित होनी चाहिए। अंकेक्षण रिपोर्ट है तो दोस्तों हस्ताक्षर कौन करेगा? सीए करेगा। और सीए कौन होगा? ऑडिट रिपोर्ट पे हस्ताक्षर सीए करेगा, और सीए कंपनी का अंकेक्षण द्वारा हस्ताक्षर होनी चाहिए, कंपनी सचिव के नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, संचालक मंडल कोई नहीं, कंपनी अंकेक्षक द्वारा ऑडिट रिपोर्ट पर क्या होनी चाहिए? हस्ताक्षर होनी चाहिए। ये अंकेक्षक का हस्ताक्षर करने का कर्तव्य के अंदर अपन ने पढ़ा भी है, तो टेंशन ज्यादा लेने की आवश्यकता है नहीं, सब अपन ने पढ़ रखे हैं। यदि अंकेक्षक सभी मुख्य 5 बातों से संतुष्ट है तो रिपोर्ट कैसी प्रस्तुत करेगा? तो दोस्तों वो क्वालिफाइड रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और क्वालिफाइड रिपोर्ट को मर्यादित रिपोर्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये इंग्लिश में आपको याद रखना, अमर्यादित रिपोर्ट को अनक्वालिफाइड कहते हैं, इसको क्वालिफाइड कहते हैं। तो मर्यादित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा अगर वो 5 बातों से संतुष्ट है तो। ये अपना पढ़ना बाकी है दोस्तों, ये मर्यादित और अमर्यादित रिपोर्ट भी। कंपनी, सरकारी कंपनी की दशा में नियंत्रण CAG कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। कैग का पूरा नाम। तो किस प्रकार का अंकेक्षण करने का अधिकार है? दोस्तों कैग क्या होता है? सरकारी कंपनी के क्या करता है? अंकेक्षक की नियुक्ति करता है, अंकेक्षक की नियुक्ति कर रहा है। और ये बात क्या हो रही है यहाँ पे? सरकारी कंपनी की दशा में कैग को किस प्रकार का अंकेक्षण करने का अधिकार है, यानी ये स्वयं किस प्रकार का अंकेक्षण कर सकता है। अंकेक्षक नियुक्त करना, और फिर वो अंकेक्षण करेगा, जो इसको ये कैग नियुक्त करेगा सरकारी कंपनी का। लेकिन वो खुद कौन सा अंकेक्षण कर सकता है, स्वयं किस प्रकार का? तो दोस्तों वो अनुसंधान नहीं करता है। अंक कैग का कार्य अनुसंधान नहीं है, अंतरिम अंकेक्षण भी नहीं है। पूर्ण अंकेक्षण का कार्य करने के लिए तो नियुक्त किया जाता है अंकेक्षण कैग द्वारा। तो दोस्तों पूरक अंकेक्षण, सप्लीमेंट्री अंकेक्षण कर सकता है, यानी कि अंकेक्षक ने जो नियुक्त किया था उसने अंकेक्षण कार्य किया और उसके कार्य में इनको गड़बड़ लगेगी तो ये पूरक सप्लीमेंट्री अंकेक्षण स्वयं कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम की, इसको छोड़े यहां तक। सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति अभी अपन ने पढ़ा, CAG कैग द्वारा। तो कैग कौन होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। नियंत्रक महालेखा, कंट्रोलर महालेखा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है दोस्तों। और दोस्तों आज की अपनी इस क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षक होता है। कंपनी अंकेक्षक क्या होता है दोस्तों? एक कंपनी का कर्मचारी होता है? नहीं दोस्तों, अंकेक्षक बाहरी व्यक्ति होता है, जो CEO होता है, उसको नियुक्त किया जाता है अंकेक्षण कार्य करने के लिए। कंपनी का कर्मचारी तो कभी भी अंकेक्षक नहीं बन सकता। ये अपन ने अंकेक्षक की अयोग्यताओं वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो दोस्तों अंकेक्षकों का कंपनी का अधिकारी भी नहीं होता। अब बचे 2 ऑप्शन। कंपनी अंकेक्षक होता है तो दोस्तों स्वतंत्र व्यक्ति तो होता ही है, लेकिन दोस्तों ये स्वतंत्र का इंग्लिश वर्जन जो लिखा हुआ है एग्जाम में तो उस पे लिख रखा है
डिपेंडेंट पर्सन एंड डिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन व्यक्ति तो स्वतंत्र होता है लेकिन अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों अंशधारियों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ये ऑप्शन माना गया है एग्जाम के अंतर्गत, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये अपन ने 25 क्वेश्चन सोल्व किए 2011 के पेपर के। ये बहुत स्तरीय पेपर है, लेवल का पेपर है। इसके बाद वाले जो पेपर है वो बहुत आसान आए हुए हैं, लेकिन इन्हीं पेपर में से मैं दोस्तों आपको बार बार कह रहा हूँ, दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, तीनों पेपर मिला के 75 क्वेश्चन होंगे। इन 75 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको 7 से लेकर के 10 क्वेश्चन करने में क्या मिलेगी, मदद। जब एग्जाम हो जाएगा और अपन क्वेश्चन पेपर सोल्व करने आएंगे तो दोस्तों मैं आपके सामने बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिले हैं। 7 से 10% मैं आपको यूं के यूं मिलवा दूंगा। अरे लाड़ लो, 25 में से अगर 7 से 10 क्वेश्चन आपको किसी 75 क्वेश्चन में से मिल रहे हैं तो इससे ज्यादा बेनिफिशियल कुछ हो नहीं सकता। तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको वादा किया था कि जैसे ही अपना अंकेक्षण कार्य का टॉपिक कंप्लीट होगा अपन क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं आज की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में अगले 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में अगले 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा। फिर जो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की एग्जाम में जो अपने टॉपिक्स से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, अंकेक्षण से संबंधित, वो टॉपिक क्वेश्चन से लेके आऊंगा जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, केवल वही लेके आऊंगा। और उसके बाद में फिर लास्ट में दोस्तों मैं कुछ और क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों, बने रहना लगातार, आप सबकी मदद करने के लिए मैं उपलब्ध हूँ। धन्यवाद दोस्तों। मैं विक्रांत यादव लाइफलाइन क्लासेज पे आप सबको आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।